तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉरल हैज़ार्ड इन इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो बच्चों बहुत ही फेमस ये टॉपिक है, मतलब प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, यानी कि हर इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो बच्चों हालांकि मैंने आपको मॉरल हैज़ार्ड फिर से पहले भी बताया हुआ है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ मॉरल हैज़ार्ड क्या है। देखिए, मॉरल हैज़ार्ड जो है उसकी जो वजह है वो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो दो लोगों के पास समान रूप से उपलब्ध नहीं होती, जिसकी वजह से मॉरल हैज़ार्ड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि मॉरल हैज़ार्ड का मतलब क्या हुआ? मॉरल हैज़ार्ड का मतलब है कि आप उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो जिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में दूसरे को नुकसान तो होगा पर आपको फायदा होगा। यानी कि आप, अगर आपका नुकसान होता तो शायद आप उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको मॉरल हैज़ार्ड बोलते हैं। उसको और डिटेल में बच्चों आपको कराएंगे। हालांकि हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है मॉरल हैज़ार्ड पे, वो भी मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। तो मॉरल हैज़ार्ड के का देखिए, इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो डेट कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों में ही मॉरल हैज़ार्ड का रोल होता है, या आप कह सकते हो दोनों में ही मॉरल हैज़ार्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वाली वीडियो में तो हम आपसे जो बात करेंगे वो इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो बच्चों इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से मॉरल हैज़ार्ड करता है? देखिए, इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आपने कोई स्टॉक बाय किया, तो स्टॉक बाय करने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट की वजह प्रॉफिट में, क्योंकि आपने जब स्टॉक बाय किया है किसी कंपनी का तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो होती है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल कौन होता है, फिर हम समझते हैं एजेंट कौन होता है, फिर हम समझते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, XYZ कंपनी के स्टॉक बाय किए, तो जो कंपनी को मैनेज करने वाले लोग हैं, मैनेजर, यानी कि जो कंपनी को एक्चुअल में चला रहे हैं, वो इस समय एजेंट है। यानी कि वो किसके बिहाफ में काम कर रहे हैं? वो उन तमाम स्टॉक होल्डर के बिहाफ में काम कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो मालिक है वो स्टॉक होल्डर है। अब दोनों का देखिए पर्पज जो है, स्टॉक होल्डर का और जो एजेंट है, स्टॉक होल्डर मतलब जो प्रिंसिपल है कंपनी का, और जो स्टॉक होल्डर है, सॉरी जो एजेंट है, एजेंट का मतलब जो मैनेजर है, दोनों के अपने अपने पर्पज हैं। जहां पर स्टॉक होल्डर चाहता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, ठीक है, यानी कि कंपनी को अगर वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करके देगा, अगर मान लीजिए मैनेजर जो है वो कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमम करे, तो इसका फायदा मैनेजर को नहीं होगा, क्योंकि मैनेजर को तो केवल सैलरी मिलेगी। ज्यादा फायदा जो होगा वो होगा प्रिंसिपल को, यानी कि जिन्होंने स्टॉक बाय किया उनको ज्यादा फायदा होगा, जिसकी वजह से जो मैनेजर हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है मॉरल हैज़ार्ड की। मॉरल हैज़ार्ड का मतलब वो उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है कंपनी को फायदा नहीं होता है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो बुक में जो एग्जांपल लिखा हुआ है आपकी रीडिंग्स में, मैं वही एग्जांपल आप बच्चों के लिए यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो मुझसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलिए मैं और एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन तो वही रहेगा। देखिए, मान लीजिए कि मैं, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे पास पैसे लेने के लिए आया। उसने कहा कि भाई उसको एक आइसक्रीम का बिजनेस खोलना है, स्टीव नाम है उसका। तो स्टीव ने कहा कि भाई मेरे पास 1000 रुपीज़ है, लेकिन बिजनेस जो स्टार्ट होगा वो 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगा। तो भाई हमने क्या किया, हम कुछ लोगों से मिलकर, यानी कि हम, मान लीजिए मैंने अपने 9 लोगों को इकट्ठा किया, या अकेला मैंने, मान लीजिए अकेले मैंने उसको 9000 रुपये दे दिए ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। तो उसने 90% जो स्टॉक है वो मुझे दे दी। यही स्टॉक का खेल है। स्टॉक का मतलब है, मान लीजिए कंपनी जो है उसकी जो वेल्थ है इस समय, या जो उसकी कैपिटल वैल्यू है, वो मान लीजिए उसको लगता है कि 1000 रुपये है। अब उसने क्या किया, उसने अपना जो, या 10,000 रुपये है, ठीक है, मान लीजिए उसने क्या किया, अपना जो शेयर है वो 9 लोगों को बेच दिया। मान लीजिए अकेला मुझे बेच दिया, तो यानी कि टोटल मिलाकर 10,000 रुपये की कंपनी स्टेब्लिश हुई, जिसमें से 10% जो स्टॉक है वो स्टीव के पास है और 90% स्टॉक जो है वो मेरे पास है। यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 50,000 रुपये में से जो 10%, मान लीजिए, चले हम ये भी मान लेते हैं कि जो स्टीव है वो 5,000 रुपये अपनी सैलरी के लिए लेता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें, सैलरी निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 50,000 रुपये हुआ। अब यहाँ पर देखिए 50,000 रुपये कमाने के लिए स्टीव ने काफ़ी सारी मेहनत की होगी, कस्टमरों को प्यार से बुलाया होगा, या हम ये भी कह सकते हैं उसने अच्छी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया होगा। लेकिन जब रिटर्न की बारी आई तो टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपये हुआ। उस 50,000 में से उसको तो केवल 5,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 10% उसका स्टॉक है, और मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे 50,000 रुपये या 45,000 रुपये। तो इस केस में देखिए यहाँ पर मॉरल हैज़ार्ड की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि अगर उसको लगता है कि उसके इतनी मेहनत करने के बाद भी केवल उसको इंसेंटिव के रूप में केवल 5,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर वो इससे कम मेहनत करेगा
तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, उसकी जो सैलरी है वो तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, और क्योंकि अभी इसको 5,000 रुपये सैलरी के मिल रहे हैं, 5,000 रुपये प्रॉफिट के मिल रहे हैं, तो उसको सैलरी तो हर केस में 5,000 रुपये मिलेगी। तो हो सकता है कि वो उस फंड को डाइवर्सिफाइड कर दे, या कह सकते हो कि उसको वो एक तरीके से अलग अलग चीज़ों में यूज़ करें। मान ली हो सकता है कि चलिए उसको लगता है कि भाई क्योंकि रहना मुझे है तो वो AC लगवा सकता है वहाँ पे, इसके अलावा टेबल पर लगवा सकता है, पेंटिंग पे खर्च कर सकता है, क्योंकि मैं तो देखने जाऊंगा नहीं उसके पास में, और मुझसे बोल सकता है जी प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, है ना बच्चों। भाई वो कहता है, वो ये कह सकता है कि देखो 50,000 रुपये का हमने प्रॉफिट लिया, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए या रेस्टोरेंट को चलाने के लिए या पार्लर आइसक्रीम पार्लर को चलाने के लिए हमने इतना सारा पैसा जो है वो री इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट उसने जीरो दिखा दिया। इस केस में क्या हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि उसको तो फिर भी 5,000 रुपये मिलेंगे सैलरी के रूप में। अब स्थिति उस समय और ज्यादा खराब हो सकती है जब वो ये कह दे कि जी हमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। भाई खातों में तो बताना है, वो ये कह सकता है ना कि अल्टीमेटली तो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, पूरे के पूरे पैसे लॉस में चले गए, या वो कह सकता है 0 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो यहां पर वो पूरे के पूरे 50,000 रुपए को अपने जेब में रख लेगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। यानी कि अगर मान लीजिए वो खुद मालिक होता, 100% स्टॉक उसका होता, तो वो इस तरीके की एक्टिविटी करता ही नहीं। अगर उसे 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता तो वो ना AC खरीदता ना ही टेबल खरीदता, जबकि नया AC नए टेबल हमने कुछ समय पहले ही खरीदे थे। यानी कि वो उस तरीके से पैसे को मिसयूज नहीं करता, और ना ही वो खातों में गड़बड़ी करता, ना ही वो ये दिखाता कि मुझे एक्चुअल में तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है बच्चों, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो कंपनी का ओनर है उसका हित अलग है, उसका मोटिव अलग है, और जो मैनेजर है उसका मोटिव अलग है। तो मोटिव मैनेजर का प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसी चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो सारा का सारा हिस्सा तो स्टॉक होल्डर ले जाएंगे। तो इक्विटी मार्केट में बच्चों ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। देखिए तो बच्चों यहाँ पे एक बुक में एग्जांपल लिखा हुआ है इरोन एंड टोक्यो कंपनी का, इंटरनेशनल का, जिसमें मैनेजर्स ने क्या किया, जो फंड थे उनको अपने पर्सनल यूज में ले लिया। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन मैनेजर ने उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उसने अपनी कार खरीदी, अपना मकान खरीदा, अपने लिए फ्रिज खरीदा, और कंपनी के खर्चों में दिखा दिया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी बच्चों हमें देखने को मिलती है। खास तौर पे ये सब कैसा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहलाता है, क्योंकि मैनेजर को लगता है कि भाई मुझे प्रॉफिट होना चाहिए ना, मैं कंपनी चला रहा हूं, सैलरी तो ओके, सैलरी तो अगर वो प्रॉफिट नहीं होगा तो भी उसे मिलेगी, लेकिन वो अपने प्रॉफिट में अपने इंसेंटिव के लिए इस तरीके का बिहेवियर वो करते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों हमें देखने को मिली है। इसके अलावा बच्चों ऐसा भी देखने को मिला कि उन्होंने जो अलग अलग कंपनियां खरीद ली हों उन्हीं फंड से, जबकि जो शेयर होल्डर है या स्टॉक होल्डर है उनका मर्जी नहीं थी, या उनको नहीं बताया गया, खातों में गड़बड़ी कर दी। इस तरीके की बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम है जो देखने को मिली है। तो ये वाली प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट की वजह से। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एजेंट वाली नहीं होती, यानी कि वो खुद ही मालिक होता, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती ही नहीं। तो बच्चों ये सब की वजह है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए स्टीव को जितनी नॉलेज है आइसक्रीम पार्लर चलाने की, उतनी ही नॉलेज अगर मुझे होती, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जितना कि मैं स्टीव का माइंड पढ़ सकता, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये कभी आती ही नहीं। असिमेट्रिक, देखिए मॉरल हैजर्ड जो है वो ट्रांजैक्शन होने के बाद आती है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था एडवर्स सिलेक्शन, वो ट्रांजैक्शन होने के पहले आती है। तो जब हमने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, जब हमने कोई स्टॉक बाय कर लिया, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है जो मॉरल हैजर्ड वाली प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, इसका सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। तो बच्चों अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस तरीके से कौन से टूल्स है जिसकी वजह से हम असिमेट्रिक प्रॉब्लम की जो समस्या है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है, उसको दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।